नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलिमेंटल साइंस में। जैसे कि आपको पता है कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर की लगातार वीडियोस आपके साथ लेकर के आ रहे हैं, और यहाँ पे जो हम नया चैप्टर अपना या जो नया टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो का ही एक प्रीसीडिंग पार्ट है। तो अगर हम बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात कर ली थी आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिलेटेड टू योर टर्म टू एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो अगर हम आज बात करें तो हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन रिड्यूस कर लिया था या जो आइडियल गैस का इक्वेशन हमको पता चल गया था, उसके लिए हम डिफरेंट फॉर्म्स लेकर के आज आपके पास आए हैं कि जैसे कि आपको अगर क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो उनके लिए आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि किस तरीके से हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो पहली हेडिंग ले रखी है वो क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा इक्वेशन, ठीक है, हमें अगर किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं तो ऐसे केस में इक्वेशन का किसका इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा सिंपल इक्वेशन आइडियल गैस का जो कि है Pv इक्वल टू n इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे अगर क्वांटिटीज की बात करें तो P स्पेशल, V इज वॉल्यूम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं आपको तो ऐसे केस में आप इस्तेमाल करोगे सिंपल फॉर्मूला Pv इज इक्वल टू n इंटू आर इंटू टी का। लेकिन सपोज करिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आपको जो क्या किया गया है, कॉम्प्लिकेट किया गया है और ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं गैस, तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। एक तरीका ये है कि हम नंबर ऑफ मोल्स को डिफरेंट अलग जगह पे निकालें और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूले में पुट करें। दूसरा तरीका ये है कि हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को ही यहाँ पे इसी सेम फॉर्मूले में इंक्लूड कर दें, जैसे कि हमने यहाँ किया है। जैसे कि हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स की जगह W से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, मास ऑफ द सबस्टेंस, और M से हम डिनोट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस। तो ऐसे केस में हमने ये वैल्यू पुट कर दी और जो हमारा नया फॉर्मूला बनता है वो बन गया Pv इज इक्वल टू WRT डिवाइडेड बाय M। यहाँ पे W अपॉन M है, यही है नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा जो हमारा तरीका है इसी फॉर्मूले को नया रूप देने का वो है कंसंट्रेशन के फॉर्म में। अगर आपको कोई चीज दी गई हो, कंसंट्रेशन के फॉर्म में अगर दी गई गैस का कंसंट्रेशन दिया गया हो तो ऐसे केस में जो नया फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है पाई RT या P इज इक्वल टू CRT। ठीक है कि नहीं। अगर हम बात करें तो ये CRT क्या है, C यहाँ पे कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जो है चेंज करें तो कैसे बनेगा, देखो फॉर्मूला हमको पता है कि Pv इज इक्वल टू nRT होता है। तो अगर V को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेकर के जाते हैं तो ऐसे केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। अब यहाँ हमको पता है, हमने अभी बात किया कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है n अपॉन V। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सबस्टेंस का कंसंट्रेशन दिया गया है तो ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू C इंटू R इंटू T। ठीक है, आगे जो हमारा टाइप है फॉर्मूले का, ये जो डिफरेंट फॉर्म है उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है कि अगर आपको सबस्टेंस की डेंसिटी दी गई हो या गैस की डेंसिटी दी गई हो तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना, सबको पता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं और जो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा दिस विल बिकम P इज इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाई M। यहाँ पे जो D है वो हमारे लिए क्या है, डेंसिटी है। M यहाँ पे क्या है, M है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों फॉर्म्स की तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि अगर कंसंट्रेशन दिया गया है तो कंसंट्रेशन जो बेसिक यूनिट है, SI यूनिट है हमारे पास, वो मोल्स पर लीटर होती है, तो हमको इसी यूनिट में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। वहीं अगर डेंसिटी के फॉर्मूले की या डेंसिटी वाले फॉर्मूले की बात करें हम तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, DRT डिवाइडेड बाई M। तो यहाँ पे D की वैल्यू या डेंसिटी की वैल्यू आपको ग्राम्स पर लीटर में दी जाएगी। ठीक है, तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हमको डेंसिटी को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है आइडियल गैस इक्वेशन का। ठीक है, आगे हमने आपसे बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में या डिफरेंट वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो अब चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो जैसे हमारा जो अगला टॉपिक है
वो है वैल्यू ऑफ आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज के बारे में बात करना है। हमने लास्ट वीडियो में एसटीपी कंडीशन की बात की थी, ठीक है ना। एसटीपी कंडीशन क्या है? एसटीपी कंडीशन इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे जो कंडीशन की हमने बात की थी, वहाँ पे हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए जब वॉल्यूम की बात करते थे कि कितने वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ गैस का, तो वो हमने निकाला था 22.4 लीटर के बराबर। कितना? 22.4 लीटर के बराबर। लेकिन टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 atm के बराबर होना चाहिए, तब ऐसे केस में आपका जो 1 मोल ऑफ गैस है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही आएगा। एवोगैड्रोस लॉ भी हमको यही बताता है वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हमें सारी वैल्यूज को देखिए, यहाँ पे हमने नोट कर रखा है कि प्रेशर हमने कितना लिया, 1 atm लिया है, वॉल्यूम 22.4 लीटर क्योंकि हमको पता है, टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, 273 केल्विन हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, क्योंकि एक ही मोल के लिए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स विल बिकम 1। ऐसे केस में जो आर की वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे हम पीवी अपॉन एन इंटू टी। अगर हम पीवी की बात करें तो प्रेशर हमने 1 atm के बराबर लिया है, तो वहां पे 1 पुट करते हैं, वॉल्यूम 22.4 लीटर है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 273। आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 0.821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पे भी वॉल्यूम लीटर में दिया गया है, प्रेशर और कंडीशन जितनी भी है वो सारी कैसी हैं, वो एसटीपी की कंडीशंस हैं, तो ऐसे केस में आपको आंख बंद करके आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0.821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आप इसी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए आपको वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो ऐसे केस में जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगी। हम बेसिकली आपको लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में, और ऐसे केस में वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगी 82.1 सेंटीमीटर क्यूब एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अब हमने ये भी हमने बात की थी, याद करिए कि सपोज करिए प्रेशर हमको एटीएम में नहीं दिया गया, हमने प्रेशर बार में लिया था, ठीक है ना। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो प्रेशर हमने बार में लिया है, तो ऐसे केस में वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आता है, और जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 डेसीमीटर क्यूब या 22.7 लीटर के बराबर हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर प्रेशर 1 बार है तो वॉल्यूम हो जाएगा 22.7 डेसीमीटर क्यूब या 22.7 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हमने 1 ही रखी है, टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन होगा, और ऐसे केस में जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 0.83 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर प्रेशर एटीएम में दिया गया है तो वैल्यू आप पुट करोगे 0.821, ठीक है, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और अगर आपको सपोज करिए प्रेशर किस में दिया गया, बार में दिया गया है, तो ऐसे केस में एसटीपी कंडीशन के लिए आपको जो वैल्यू पुट करनी होगी वो पुट करनी होगी 0.83 बार लीटर इनवर्स, सॉरी बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा है, सीजीएस सिस्टम है, ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम में भी वैल्यूज को हमको जानना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सीजीएस सिस्टम में लगाते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में जो हमारा प्रेशर है वो बेसिकली 1 atm का जो प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जो 76 सेंटीमीटर है, इस प्रेशर की वैल्यू को हम जो है क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 13.6 और 981 से, किससे, 981 से। ये क्यों करते हैं इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू है हमने इसको जो है इस तरीके से चेंज कर लिया। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो है हम ml में लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22,400 ml, क्योंकि यहाँ पे 22.4 लीटर होता है। और ऐसे केस में टेम्परेचर 273 केल्विन, आर की वैल्यू जो हमारी निकल के आती है वो आती है 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्या आती है, 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आपको पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। तो आप इस वैल्यू को तुरंत से कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसी आर की वैल्यू को जूल में लिखा जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि 10⁻1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। तो ऐसे केस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जो कि आपके एसआई सिस्टम की यूनिट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी यूनिट हमने लिए हैं
सारी की सारी कौन से सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं? एसआई सिस्टम में यूज करते हैं। जूल एनर्जी की यूनिट है एसआई सिस्टम में, मोल तो आपको पता ही है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और केल्विन हमारी टेम्परेचर की बेसिक यूनिट है एसआई सिस्टम में। तो ऐसे केस में एसआई सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और ये इतनी सारी वैल्यूज हैं हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, जिनका इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से या अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के हिसाब से अपने वैल्यूज किस फॉर्म में लिए इस हिसाब से हम यूज करेंगे। अगर हमने यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया या हमने वैल्यूज को ध्यान से नहीं देखा और कोई और जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो है यूनिट का इस्तेमाल कर लिया या बेसिकली वैल्यू का इस्तेमाल कर लिया, तो ऐसे केस में आपके साथ एरर हो सकता है या आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ये टॉपिक या इन वैल्यूज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। अभी के लिए आपको मैंने इतनी वैल्यूज बता दी हैं जिनसे आपका टर्म टू एग्जाम और छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आसानी से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे सारे। और आर की वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम एसटीपी की कंडीशन पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एसटीपी की कंडीशन पे प्रेशर हमने 1 बार ले लिया तो ऐसे केस में वॉल्यूम में कन्वर्जन कितना आएगा। अगर आपको ये सारी चीजें याद हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चंस में एरर या गलतियां नहीं। तो बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो इस टॉपिक को हमने क्लास 9th के अपने सिलेबस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। लेकिन वहाँ पे हमने इस जो हमारे काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस जो ये टॉपिक था, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर के नहीं पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें नीड नहीं थी। यहाँ पे हमें जितने भी हमने लॉज पढ़े हैं, इन सभी लॉज के जो थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस हैं, इनके लिए हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का इस्तेमाल करना ही होगा। और जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्हीं लॉज के पोस्टुलेट्स को बेस बना करके ही अपने लॉज को डिड्यूस किया था। डिड्यूस करने का मतलब बेटा होता है कि उन्हीं लॉज को किस तरीके से है फॉर्मुलेट किया गया या किस तरीके से समझा गया। तो उसके लिए ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे टोटल 8 पोस्टुलेट्स की। कितने? 8। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हम बेसिकली 8 पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। और ये जो 8 पोस्टुलेट्स हैं, इनमें जो सबसे पहला पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट बड़े ही सिंपल है, ऐसा कोई खास पोस्टुलेट नहीं है, ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। लेकिन ये बेसिकली क्या है, बेस है किसके, सभी तरीके के लॉज के। हम इसके बाद एक्सप्लेन भी करेंगे या थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे इन पोस्टुलेट्स के हिसाब से, चार्ल्स लॉ का और बॉयल्स लॉ का। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले पोस्टुलेट की तरफ। जो हमारा पहला पोस्टुलेट है वो आपके स्क्रीन पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और ये पोस्टुलेट बेसिकली क्या कहता है, ये पोस्टुलेट ये कह सकता है कि या ये कहता है कि गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, अगर किसी भी कंटेनर के अंदर एक ही टाइप की गैस है तो उसके जो सारे पार्टिकल्स होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ठीक है, आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, आइडेंटिकल होने का मतलब क्या है, एक जैसे होंगे। और ये जो हमारे पार्टिकल्स होंगे इनका जो शेप होगा और जो साइज होगी वो बिल्कुल कैसी होगी, एक जैसी होगी। इनको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट मासेस। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट के जैसे एटम्स हम कंसीडर कर सकते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि हम जो हमारा पहला पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, अगर सारे पार्टिकल्स या एक ही तरीके की गैस है, आइडेंटिकल गैस है, तो ऐसे केस में जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट मासेस। क्यों? क्योंकि उनका जो शेप और साइज होता है वो बेसिकली क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। और क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो इनको हम पॉइंट के फॉर्म में भी सोच सकते हैं या इनको हम पॉइंट के फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट के ऊपर, जो कि हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है। अगर हम बात करें तो जो सेकंड पोस्टुलेट है हमारा वो ये कहता है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं या गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, कंटेनर में दूर दूर होते हैं। और जब ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होंगे या इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स है वो नेग्लिजिबल होता है उसके रिस्पेक्ट में कि जिस कंटेनर में हमारा जो है गैस रखा हुआ है या गैस के पार्टिकल्स रखे गए हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैस के 100 पार्टिकल्स किसी अपने ओरिजिनल वॉल्यूम के फॉर्म में रख दिए जाएं तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो इतना ज़्यादा कम होगा कि उसको हमको नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? इस रिस्पेक्ट में कि वही 100 मॉलिक्यूल्स गैस के हम किसी कंटेनर के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब ये जो हमारा पॉस्टुलेट है यही बेसिकली रीज़न भी बनेगा आगे चल के हमारे लिए कि कोई भी गैस आइडियल गैस के जैसे बिहेव क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये पॉस्टुलेट हमारे डे टू डे डेली लाइफ में या हम अपने नॉर्मल जो डेली लाइफ है उसके अंदर ये पॉस्टुलेट्स वर्क नहीं करेंगे। ठीक है कि ना? कुछ पॉस्टुलेट्स इसमें ऐसे हैं, ऐसे एजम्पशंस हैं जो बेसिकली आपके रियल गैस के बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं करते हैं। ठीक है। तीसरा जो पॉस्टुलेट है वो हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है, और ऐसे केस में ये जो पॉस्टुलेट है वो ये कहता है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है? दूर हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है? दूर हैं, तो ऐसे केस में इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या है? इनके बीच किसी भी तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इस वजह से भी हम अपने रियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अगर हम इस पोस्टुलेट के हिसाब से जो है अपने रियल गैस को क्या करें? एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। चौथा जो पोस्टुलेट है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है, और ये जो पोस्टुलेट है ये बेसिकली क्या कहता है? ये पोस्टुलेट ये कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो लगातार कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। क्या होता है? कांस्टेंट रैंडम मोशन करते रहते हैं, और इनका जो मोशन होता है वो जिग जैग पैटर्न में होता है। जिग जैग पैटर्न कहने का मतलब ये है ये कर्व पाथ नहीं अटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि इस तरीके से कर्व पाथ अटेन करेंगे, ये बेसिकली क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन जिग जैग इनका जो डायरेक्शन होता है मोशन को वो आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी माने वो किसी भी तरह घूम सकते हैं। तो जिग जैग मोशन आपको पता है किस तरीके का मोशन होगा, ऐसे मोशन को ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होंगे, कॉन्स्टेंटली मोशन में होंगे, और इनका जो मोशन का पैटर्न होगा वो बेसिकली कैसा होगा? जिग जैग होगा। ठीक है, आगे की बात करें तो ऐसा हम मान लेते हैं कि हमारे पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में कभी नहीं आने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? और अगर ये रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे तो ऐसे केस में गैस के पार्टिकल्स कंटेनर में नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, और जब वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे तो ऐसे केस में वो गैस रह नहीं गए, क्योंकि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आएंगे और उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। अगला जो हमारा छठा जो है पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में, किस तरीके से मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जो है मूव ही करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा उनका, और ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि वो मूवमेंट के समय अपने कंटेनर की वॉल से भी जाकर के क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, उनके ऊपर भी वो कोलाइड करते हैं। और जब ये पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कोलाइड करते हैं तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि ये प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल्स पे। तो किसी भी कंटेनर के अंदर अगर गैस क्या की जाए? रख दी जाए, स्टोर कर दी जाए, तो उसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर जनरेट किस वजह से होता है? इन्हीं पार्टिकल्स के कांस्टेंट जिगजैग मोशन की वजह से। और ये जो पार्टिकल्स जब आपके जा करके किसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं? गैस के कंटेनर के वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं इस तरीके से, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अगला जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है, सातवां पोस्टुलेट आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, और वो ये कहता है कि जो हमारे गैस के पार्टिकल्स का कोलिजन होता है, चाहे वो अपने साथ हो चाहे वो गैस के कंटेनर के वॉल्स के साथ हो, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जहाँ पे टोटल एनर्जी सिस्टम की और टोटल मोमेंटम सिस्टम का ये दोनों ही क्या रहें? हमेशा कंजर्व्ड रहें। ठीक है कि नहीं? तो ये कहा जाता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन करेंगे, और जब वो मोशन करेंगे तो एक दूसरे के पाथ के बीच में आएंगे, और जब वो एक दूसरे के पाथ के बीच में आएंगे तो ऐसे केस में वो एक दूसरे से कोलिजन भी करेंगे, साथ साथ वो गैस के कंटेनर की या बेसिकली वॉल्स के साथ भी क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। लेकिन जो भी कोलिजन होते हैं वो बेसिकली होते कैसे हैं? वो होते हैं किस तरीके के? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। और ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी सिस्टम की होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों ही यहाँ पे क्या करते हैं? होल्ड होते हैं। आखिरी पोस्टुलेट जो हमारा आठवां पोस्टुलेट है वो बेसिकली ये कहता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं
उनके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जीज, क्योंकि मोशन जब हो रहा है तो बेसिकली पार्टिकल्स के पास क्या आएंगी, काइनेटिक एनर्जी आएंगी। कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए हैं, तो ऐसे केस में अब हम जो है बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि बॉयल्स लॉ क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इस चीज़ को कैसे हम प्रूफ करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से, तो चलो बेटा इस चीज़ को समझ लेते हैं। और इसके लिए आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स जब वॉल ऑफ कंटेनर से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि वो कंटेनर की वॉल्स पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम कोलिजन पर यूनिट एरिया निकालना चाहें और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, कैसे करेंगे काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट, अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर या बेसिकली अपने जो हमारे गैस है का जो कंटेनर है उस पूरे कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कर देते हैं। तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो कोलिजन पर यूनिट एरिया भी कांस्टेंट हो जाएगा। कहने का मतलब एक यूनिट एरिया में हमारे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया क्या करेंगे, सेम करते रहेंगे। ठीक है कि नहीं। अब ऐसे केस में अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ये चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे अचीव कर सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, कम करते हैं, अगर हम स्पेस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो पार्टिकल्स का कोलिजन पर यूनिट एरिया है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज कर जाएगा, सपोज करो ये हमारी वॉल है, ये हमारा पार्टिकल है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाके टकराने में एक डेफिनेट टाइम लग रहा था। ठीक है कि नहीं, एक डेफिनेट टाइम लग रहा था, लगातार ये हमारे इस वॉल से टकरा रहे थे पार्टिकल्स। तो पर यूनिट एरिया में जो कोलिजन था वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने कोलाइड कर रहे थे, वो सेम थे। अभी हमने क्या किया, इस वॉल को और थोड़ा आगे कर दिया। अब इस वॉल को और थोड़ा आगे कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया, कम कर दिया। और जब वॉल्यूम को कम किया तो ऐसे केस में जो कोलिजन पर यूनिट एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी तेज है, तो अगर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी या तेज है तो हम इस तरीके से ये कहेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनको कम समय लगेगा कहाँ तक पहुँचने के लिए, वॉल्स ऑफ कंटेनर तक पहुँचने के लिए। और ऐसे केस में जब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया बढ़ेगा तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर भी गैस का बढ़ेगा। तो देखो हमने वॉल्यूम को कम किया और वॉल्यूम को कम किया तो कोलिजन पर यूनिट एरिया क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और जब ये इंक्रीज कर गया तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि प्रेशर गैस का बढ़ गया कंटेनर पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट किया तो ऐसे केस में प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा भी चलेगा कॉन्सेप्ट कि अगर हमको प्रेशर कम करना है गैस का तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम को अगर बढ़ा देते हैं तो अब ऐसे केस में कोलिजन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल जो कोलाइड करेंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि जो गैस का प्रेशर है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चार्ल्स लॉ की। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर प्रेशर गैस का क्या है, कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से। तो हमने ये बताया कि अगर आप किसी भी कंटेनर का या किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे हमारे गैस के, इस तरीके से मूवमेंट कर रहे थे, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि सिस्टम को हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई, और जब सिस्टम को हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, जो पार्टिकल्स का मोशन है वो बढ़ जाएगा, वो तेज हो जाएगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर सपोज करते हैं कि हमको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को जो है हमको बढ़ने नहीं देना है या घटने नहीं देना है, तो ऐसे केस में अगर हमने टेम्परेचर जो है कंटेनर का क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, तो होगा क्या, तो होगा ये कि प्रेशर तो बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया बॉयल्स लॉ में कि अगर जो है आप पार्टिकल्स को ज़्यादा जो है एनर्जी दे दोगे तो वो और तेज़ी से कोलाइड करेंगे जो जाकर के किसके ऊपर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर। तो ऐसे केस में हमको अब ये अचीव कैसे करेंगे हम कि हमको प्रेशर को बराबर रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो ये अचीव करने के लिए हमको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, हमको वॉल्यूम कंटेनर का क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में वो जो हम कोलिजन का जो रेट है वो हम क्या कर लेंगे, फिर से कांस्टेंट कर लेंगे। तो ऐसे केस में हमको क्या समझ में आया कि हमको ये समझ में आया कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कैसा होगा, लीनियरली
जो है इंक्रीज़ करेगा। और कैसे इंक्रीज़ करेगा, क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया क्या रखना है, सेम रखना है। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया सेम रखना है तो ऐसे केस में हमको करना क्या पड़ेगा, हमको वॉल्यूम को बढ़ाना ही पड़ेगा, या प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को जो है इंक्रीज़ ही करना पड़ेगा, और उसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। तो इस वजह से चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि फॉर अ फिक्स्ड amount of gas at constant pressure volume is directly proportional to temperature। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इस्तेमाल किसका किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है उसका इस्तेमाल करके हम थ्योरेटिकली सारे लॉस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपके कोर्स में अभी हमको 2 लॉस को एक्सप्लेन करना था, बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को, जिनको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चा, आगे की बात करते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से सुनना, और ये जो बात है इसको जो है आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि आप समझोगे तभी आप ये जानोगे कि रियल गैसेस जो है वो कभी भी आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस तो हमने पढ़ ली, लेकिन रियल गैस क्या है। रियल गैस बेसिकली वो गैसेस हैं जो हमेशा हर जो है कंडीशन पे आइडियली बिहेव ना कर रही हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जो अपना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा उसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें ऐसी पढ़ी जो रियल गैसेस से बिलोंग नहीं करेंगी, या हमारी जो गैसेस होती हैं उनके साथ बिलोंग नहीं करती। जैसे सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स का एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लेजिबल होता है किसके, जो कंटेनर के वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में। तो इस केस में हमने पार्टिकल्स को बहुत ही छोटे छोटे जो है पॉइंट मासेस के फॉर्म में जान लिया था, ठीक है कि नहीं। अब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स की साइज़ कंसिडरेबली उतनी बड़ी होती है कि हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं पार्टिकल्स की एक्चुअल साइज को किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के या कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने क्या कहा कि पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी दूर रहते हैं कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, गैस के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो बेसिकली हमारा 2 करेक्शन हो गया। पहला करेक्शन किसके अंदर आएगा, पहला करेक्शन आएगा प्रेशर के अंदर, और दूसरा करेक्शन किसके अंदर आएगा, वॉल्यूम के अंदर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 2 करेक्शन हो गए, क्योंकि हमारे एजम्पशन के हिसाब से तो ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, ये हैं कि जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है, जो पार्टिकल्स का एक्चुअल वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल है। और जो दूसरा जो हमारा जो करेक्शन है वो किसके टर्म्स में आया, प्रेशर के टर्म्स में आया, जिसमें हमने ये बोला कि जो गैस के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के से बहुत अपार्ट होते हैं, बहुत दूर होते हैं, और ऐसे केस में वो फ्री टू मूव होते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है, गैस के पार्टिकल्स भी कंसिडरेबली कम फोर्स लगाते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते ही हैं। तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि कोई भी गैस आइडियल गैस के जैसे हर कंडीशन पे बिहेव नहीं करती है, ठीक है। गैसेस एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आइडियल गैस के जैसे बिहेव करती हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अब अगली वीडियो में वो बेसिकली होगा रियल गैस के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको हमारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब की बटन आपको यहाँ पे दिख रही है नीचे, इसको दबा दीजिए और हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मिलते हैं आपसे आखिरी लेक्चर में इस चैप्टर के, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको देने वाले हैं।